जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। पिछले 3 लेक्चर में आपका काफ़ी स्नेह और सपोर्ट देखने को मिला। उम्मीद करते हैं आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। अनसॉल्व सीरीज़ में आज हम लेकर के आए हैं पार्ट 4 में, जो शेष हमारा रह गया था खंड बा का भाग 2। तो आज भाग 2 के सवाल पे हम चर्चा करेंगे, उन सारे सवालों को लगाएंगे जो भाग 2 में हैं। तो बिना देर करते हुए दोस्तों वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि भाग 2 में आप देख पा रहे हैं कि किन्हीं 5 खंडों का हल कीजिए, इनमें से किसी 5 को लगाना है। देखते हैं का प्रश्न बोल रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हमने पेपर में लिख रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। आइए देखते हैं। ये देखिए दिया है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं दोस्तों, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी है, तब एपी का 17वां पद A17 बराबर हो जाएगा A प्लस n बराबर 17 माइनस 1 इंटू डी। तो ये दोस्तों हो जाएगा A प्लस 17 में से 1 निकल जाएगा, हो जाएगा 16D। तो A प्लस 16D ये हो गया हमारा 17वां पद A प्लस 16D। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दोस्तों अब हम निकालेंगे 10वां पद। तो A10 बराबर हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू में D। तो A10 बराबर दोस्तों हो जाएगा A प्लस 10 में 1 निकल जाएगा दोस्तों, बचेगा 9। तो A प्लस 9D ये होगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों ये वाला बताया गया जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 ज़्यादा है, यानी ये वाला इससे 7 अधिक है। जो ये वाला 17वां पद है हमारा, ये 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 10वें पद को 17वें पद के बराबर होने के लिए इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। या तो हम इसमें 7 जोड़ दें या इसमें से 7 हम घटा दें। तो प्रश्नानुसार बताया गया है कि A17 बराबर हो जाएगा A10 प्लस 7 के। 17वां पद बराबर हो जाएगा 10वें पद में अगर हम 7 जोड़ दें। अब समीकरण 1 और 2 से हम A17 और A10 का मान रखते हैं। तो आगे दोस्तों यहाँ देखते हैं, ये 17 है मेरा दोस्तों, वह A प्लस 16D इज इक्वल्स टू A10। A10 का मान है दोस्तों A प्लस 9D, प्लस में चल रहा है 7। A से ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ बचेगा मेरा 16D और इस तरफ बचेगा दोस्तों 9D प्लस 1। 16D ये मेरा ऐसा ही रहेगा, ये D इस तरफ प्लस है, इस तरफ आकर के माइनस हो जाएगा, माइनस 9D। तो इस तरफ बचेगा 7। तो 16 में से 9 जाएगा दोस्तों, बचेगा मेरा 7D बराबर हो जाएगा 7। अब ये 7 गुणा कर रहा है, इस तरफ जाएगा भाग करेगा, तो D बराबर हो जाएगा 7/7। तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7। तो जो सार्वधातुक D निकल कर आया दोस्तों, वो निकल कर आया हमारा 1। अतः पहले क्वेश्चन में हमारा जो सार्वधातुक है वो सार्वधातुक D बराबर हो जाएगा 1। ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का पे बोला कि समीकरण अंडर रूट
2x² प्लस 7x प्लस से 5√2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसका हमें मूल निकालना है। मूल निकालने का मतलब दोस्तों वो हमें x का मान ज्ञात करना है, इसमें हमें x का मान निकालना है। ठीक, तो बिना देर के चलते हैं इस क्वेश्चन पे भी। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ये जो मध्य पद है इसको दो भाग में हम तोड़ेंगे कि जोड़ने पर हमारा कितना आ जाए 7x। लेकिन उससे पहले ये देखिए जो x है x² का गुणांक दे रखा √2। जब भी x² का कोई गुणांक होता है तो इसको और इस लास्ट वाले पद को जो हमारा अचर पद होता है उसका हम गुणा करा लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं 5√2 को जब हम 2 से गुणा कराएंगे दोस्तों तो √2 और √2 5 मेरा ऐसा ही रहेगा। √2 और √2 का गुणा हो जाएगा 2, तो ये गुणा होकर के बन जाएगा दोस्तों 10। यानी जो लास्ट वाला पद है हमारा ये अचर पद यहाँ वास्तविक में लिखा हुआ है 10। अब 7 को हमें दो भाग में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे 7 आ जाए और गुणा करने पर 10। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। √2x² और ये जो 7x है इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 5 + 2। 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा दोस्तों। प्लस इंटू में x ये वाला और प्लस में दोस्तों हमारा चलेगा ये 5√2, ये ऐसा ही रहेगा। इसको वही लिखना पड़ेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। तो √2x² इस तरफ से प्लस गुणा होगा, इस तरफ से x गुणा होगा, तो प्लस प्लस का गुणा हो जाएगा प्लस 5 और x का गुणा हो जाएगा दोस्तों 5x। ऐसे प्लस प्लस का गुणा हो जाएगा +2 और x का गुणा हो जाएगा 2x प्लस 5√2 बराबर 0। इन दोनों में दोस्तों देखते हैं कॉमन और इन दोनों में देखते हैं कॉमन। तो इसमें हमें जो कॉमन मिला है दोस्तों, इसमें जो कॉमन मिल रहा है देखने को तो उसमें मिला है कॉमन x। अगर हम x ले रहे हैं कॉमन यहाँ से तो यहाँ बचेगा √2x और यहाँ पर बचेगा +5। इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कॉमन √2 मिल जाएगा। अब √2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो आप कैसे देखेंगे। जो 2 है दोस्तों, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणे √2। तो उसी प्रकार इस 2 को समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा √2 और √2। एक √2 यहाँ से ले लेंगे कॉमन, तो जब √2 यहाँ से ले लेंगे कॉमन तो यहाँ पर भी बचेगा √2x और प्लस में यहाँ पर बचेगा 5 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए √2x + 5 यहाँ भी है और √2 + 5x है। अब दोनों में हम ले लेते हैं कॉमन √2x + 5 यहाँ ले कॉमन, तो यहाँ पर बचा दोस्तों क्या x और प्लस में यहाँ पर बचा √2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 0 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब √2x + 5 बराबर 0 होगा या x + √2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो √2x ये प्लस है इस तरफ जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। अब √2 इस तरफ गुणा करा इस तरफ जाएगा भाग करेगा तो x बराबर हो जाएगा -5 बटे में √2 -5 बटे में √2। इसी प्रकार यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से x बराबर हो जाएगा ये प्लस इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा √2। तो x के दो मान हमारे आ चुके हैं, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, ये दोनों मूल इस समीकरण के आ गए। तो चलिए हम इस तरफ दोनों मानों को लिख लेते हैं। तो x बराबर जो निकल कर आया -5 बटे √2 और दूसरा मान जो निकल कर आया है वो -√2। ये हो गया हमारे x के दो मान जो हमारे दिए गए समीकरण के क्या है मूल दोस्तों। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है वो बोल रहा है कि
एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर है CB गुणे CD के। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को भी हम। ये इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक त्रिभुज ABC बनाते हैं। तो चलिए बना लेते हैं एक त्रिभुज ABC। ये है त्रिभुज ABC। इसमें बताया गया भुजा BC, ये हो गया भुजा BC। इस भुजा BC पर कोई बिंदु C है, तो मैंने माना कि बिंदु C कहीं यहाँ पर है। हम AC को ऐसे मिला देते हैं। उसके बाद बताया गया कि कोण ADC जिसको हमने D माना, और ये ADC यानी इस कोण की बात करें, ये वाला कोण बराबर है कोण BAC की इस वाले कोण के। तो हमें सिद्ध करना है क्या, CA² बराबर CB गुणे CD। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इस बड़े वाले ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल को सबसे पहले हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो समरूप सिद्ध करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हम लेते हैं त्रिभुज BAC। तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज BAC, इस बड़े वाले ट्रायंगल में त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में हम देखते हैं दोस्तों क्या, कि कोण BAC इस वाले त्रिभुज में कोण BAC सॉरी, ये हमारा गलत होगा दोस्तों, ये वाला कोण पूरा होना चाहिए हमारा, सॉरी इसके लिए, ये पूरा कोण BAC पूरे कोण की बात कर रहा है। ये कोण BAC हमारा बराबर है किसके, कोण ADC के, कोण ADC के क्यों बराबर है, ये इसको हम मान सकते हैं समीकरण 1। ये हमारे क्वेश्चन में दोस्तों दिया है, ये प्रश्न में हमारे दिया है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों, ये कोण C देख पा रहे हैं, कोण C जो हमारा दोस्तों है, जिसको हम कह सकते हैं कोण BCA बराबर हो जाएगा कोण DCA, या हम सिंपल कोण C लिख सकते हैं। कोण C इस वाले त्रिभुज में भी है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी, इस बड़े BAC में भी कोण हमारा C पाया जाता है और त्रिभुज ADC में भी कोण C, ये कोण C दोनों में कॉमन पाया जाता है। तो लिख सकते हैं हम सिंपल सा कि कोण C बराबर हो जाएगा कोण C के। क्यों, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये क्यों पाया जाता है, तो लिख सकते हैं ये उभयनिष्ठ है, ये दोनों में पाया जाता है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए एक कोण बड़े वाले त्रिभुज का ये और छोटे वाले त्रिभुज का एक ये, दूसरे वाले का कोण C और छोटे वाले का भी कोण C, दोनों में दो दो कोण बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BAC समरूप होगा त्रिभुज ADC के। कौन से रूल से, तो भाई एंगल समरूपता से, यानी कोण की समरूपता से। अब अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं दोस्तों, तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि CB, इस त्रिभुज की CB इस बड़े वाले त्रिभुज की CB बटे CA बराबर हो जाएगा CB बटे CA बराबर हो जाएगा दोस्तों CA बटे CD के, CA बटे CD के।
ये जो बड़ा त्रिभुज है दोस्तों, इस बड़े त्रिभुज की भुजा CB और इस वाले त्रिभुज की भुजा CA, CB बटे CA बराबर हो जाएगा इस वाले बड़े वाले त्रिभुज की भुजा CA और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा CD। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे ये त्रिभुज है मेरा कुछ इस तरीके से A, B और C। दूसरा त्रिभुज है मेरा D, C, DC और क्या बचा दोस्तों A। तो अब हम देख पा रहे हैं कि इसकी संगत भुजा ये हो गई और CA की संगत भुजा A हो गई और इसकी संगत भुजा ये हो गई। ठीक, और आपको पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा CB, इस वाले त्रिभुज जो बड़ा वाला त्रिभुज है हमारा, बड़ा वाले त्रिभुज की भुजा CB और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा CA, इसलिए हमने लिखा CB बटे CA बराबर होगा किसके, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा CA बटे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा CD। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो CB बटे CA बराबर CA बटे CD। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसको इस तरफ गुणा करा देंगे, इसको इस तरफ गुणा कराएंगे तो CA इंटू CA बन जाएगा CA का स्क्वायर और CB इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा CB इंटू में CB इंटू में CD। और यही दोस्तों हमको सिद्ध करना था कि CA स्क्वायर बराबर हो CB इंटू CD की। ये हो गया हमारा दोस्तों ये प्रूव्ड। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे भी। ये एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC के। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। ये हो गया हमारा एक वृत्त जिसका केंद्र है O, ये है वृत्त का केंद्र। अब इसके परिगत हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, परिगत मतलब इसके बाहर, ये बाहर इसके हम एक चतुर्भुज बनाते हैं कुछ इस तरीके से ये बनेगा दोस्तों। ये इसका कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है, इसको हमने मान लिया A, B, C और ये D। माना ये वृत्त को बिंदु P, Q, R और S पे स्पर्श कर रही है। ये भुजाएं इस वृत्त को बिंदु P, Q, R और S पे क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रही हैं। अब दोस्तों चलते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि ये बिंदु B, बिंदु C और बिंदु D वृत्त के बाहर स्थित हैं और आपको पता है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये बिंदु ये है, बिंदु ये से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा AP और AS क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके लिए हम चलते हैं दोस्तों, हम लिखते हैं कि AP ये लाइन AP, ये AP बराबर होगा किसके, AS के। तो लिखते हैं AP बराबर हो जाएगा किसके, AS के। समीकरण नंबर 1 क्यों बराबर हो जाएगा, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त के बाहर स्थित एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की
लंबाई, स्पर्शरेखा की लंबाई समान होती है, समान होती है। ओके, इसी प्रकार ये देखिए, ये बिंदु बी भी वृत्त के बाहर स्थित है, तो हम कह सकते हैं ये बी क्यू है, ये बी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, बीपी के। बी क्यू बराबर हो जाएगा बीपी के, बीपी बराबर हो जाएगा बी क्यू के, ये बीपी बराबर हो जाएगा बी क्यू के। तो हम लिखते हैं बीपी बीपी बराबर हो जाएगा किसके, बी क्यू के। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। रीजन सेम रीजन, जो रीजन ऊपर दिया है वही रीजन, जो ऊपर रीजन वही रीजन इसका। वृत्त के बाहर स्थित एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है दोस्तों। इसी प्रकार अब आते हैं बिंदु सी पर। तो बिंदु सी पर दोस्तों आपको पता है कि ये सी क्यू बराबर हो जाएगा सी आर के, सी क्यू बराबर हो जाएगा सी आर के। तो हम लिखते हैं सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू के, बराबर हो जाएगा सी क्यू के। तो ये बराबर हो जाएगा सी क्यू के। ये समीकरण नंबर 3। इसका भी रीजन सेम रीजन, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। उसके बाद दोस्तों डी पे आते हैं। तो बिंदु डी से डी आर और डी एस आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं डी एस सी आर बराबर हो गया दोस्तों हमारा सी क्यू के। उसके बाद सी आर बराबर हो जाएगा, सी आर बराबर हो गया सी क्यू के। और उसके बाद हम कह सकते हैं ये डी एस बराबर हो जाएगा डी आर के, डी एस बराबर हो जाएगा डी आर के। तो हम लिखते हैं दोस्तों डी एस तो हम लिखते हैं डी आर बराबर हो जाएगा डी एस के, ये डी आर बराबर हो जाएगा डी एस के, डी आर बराबर हो जाएगा डी एस के, डी आर बराबर हो जाएगा डी एस के। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। डी आर बराबर हो जाएगा हमारा डी एस के। अब समीकरण 1, 2, 3 और 4 को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर अब हम जोड़ते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर हो जाएगा इस वाला, ए वाला पक्ष देखते हैं दोस्तों क्या, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस। अब देखिए दोस्तों ए पी प्लस बी पी आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये ए पी और ये बी पी को अगर हम जोड़ लें, इस लाइन ए पी को और इस लाइन बी पी को अगर हम जोड़ लें तो ये पूरी लाइन ए बी बन जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस इसी प्रकार सी आर प्लस डी आर। ये देखिए सी आर प्लस डी आर, इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कंप्लीट सी डी बन जाएगी, हमारी। तो हम लिखते हैं प्लस सी डी, ये हो जाएगा सी डी। इस तरफ देखिए दोस्तों ए एस प्लस डी एस, इस ए एस और डी एस को जोड़ेंगे तो कंप्लीट ए डी बन जाएगी, तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा मेरा ए डी प्लस ये बी क्यू और सी क्यू, ये लाइन बी क्यू और सी क्यू जोड़ेंगे तो कंप्लीट बी सी बन जाएगी, तो प्लस का हो जाएगा बी सी। तो हमारा दोस्तों सिद्ध हो गया कि ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ये हमको दोस्तों सिद्ध करना था, तो ये हो गया हमारा इति सिद्धम। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा बोल रहा है, यदि दिए गए आवृत्ति
वितरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। जबकि n बराबर दे रखा है 60 और वर्गांतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता पहले वर्गांतराल की दे रखी है 5, दूसरे की x, तीसरे की 20, चौथे के 15, पाँचवें का y और छठे का दे रखा है 5। तो दोस्तों चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन हमने कुछ इस तरीके से लिख रखा है पहले से। ये दोस्तों हमारा दे रखा है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और ये बारंबारता दे रखा है 5, x, 20, 15, y और 5। अब इसके लिए दोस्तों निकालने सबसे पहले संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये 5 लिखेंगे, ये 5 हो जाएगा। फिर इस 5 में इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 5 प्लस एक्स, 5 फिर 5 प्लस एक्स, फिर इस 5 प्लस एक्स में जोड़ेंगे 20 तो ये बन जाएगा दोस्तों 25 प्लस एक्स। फिर इस 25 में ये 15 जोड़ेंगे तो 25 और 15 हो जाएगा दोस्तों 40 प्लस एक्स, 40 प्लस फिर 40 में y जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स और प्लस हो जाएगा y। फिर इस वाले पद में जोड़ेंगे 5 तो ये बन जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस y। अब हमें पता है दोस्तों इस पूरे पद का जो योग होता है वो इसके बराबर होता है, इसके बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60, ये प्लस इस तरफ आएगा माइनस का 45, तो x प्लस वाई बराबर जो हो जाएगा 60 में से 45 घटाएंगे दोस्तों तो ये आएगा हमारा 15। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। अब चूँकि दोस्तों निकालते हैं हम, सबसे पहले हमको दे रखा है माध्यक, जो दे रखा है उसको हम लिखते हैं माध्यक। माध्यक हमारा दे रखा है कितना? माध्यक हमारा दे रखा है ये 28.5, क्वेश्चन में दे रखा है माध्यक 28.5, तो ये हो जाएगा हमारा 28.5। अब दोस्तों जब हमारा माध्यक दिया होता है तो हमें पता है कि माध्यक हमेशा वर्ग अंतराल में होता है, ठीक। तो इसके लिए अब हम संचयी बारंबारता में नहीं देखेंगे, हम देखेंगे वर्ग अंतराल में कि 28.5 कहाँ पे पाया जाएगा। तो यहाँ वर्ग अंतराल में हम देखते हैं दोस्तों, तो ये 20 से 30, ये 20 से 30 जो वर्ग अंतराल है इसी में हमारा 28.5 पाया जाएगा। तो जो माध्यक वर्ग हो जाएगा, माध्यक वर्ग, जो माध्यक वर्ग बनेगा दोस्तों, माध्यक वर्ग हो जाएगा हमारा 20 और 30 वाला। तो यहाँ से जो L बराबर निकल कर आएगा दोस्तों, L बराबर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 20, L बराबर हो जाएगा हमारा 20। यहीं से हम H का मान भी निकाल सकते हैं, तो H बराबर हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 30, इस 30 में से इस 20 को घटा देंगे तो 30 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 10, तो H का मान हो जाएगा दोस्तों 10। अब यहीं से हम निकालते हैं n/2, तो n/2 हमारा हो जाएगा 60 और बटे में कितना हो जाएगा 2, बराबर हो जाएगा 30, n/2 का मान हो जाएगा दोस्तों 30। अब हमें L पता है, H पता है, n/2 पता है और हमें पता है कि माध्यक वर्ग के सामने की बारंबारता, माध्यक वर्ग के सामने की बारंबारता हमारी है 20, तो F बराबर हमारा हो गया 20। और माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता ये बनता है हमारा CF, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो CF मुझे पता है 5 प्लस एक्स, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि CF कुछ इस तरीके से कर रहे हैं दोस्तों, CF, चलिए यहाँ लिख देते हैं, F बराबर पता है हमको 20 और CF बराबर हमें पता है 5 प्लस एक्स। अब निकालते हैं दोस्तों माध्यक, तो माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में होता है दोस्तों n/2 माइनस CF और बटे में होता है दोस्तों हमारा F और गुणे में होता है हमारा H। ये हमारा माध्यक का सूत्र होता है।
माध्यक का सूत्र होता है दोस्तों। अब सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रखेंगे। तो माध्यक दे रखा दोस्तों 28.5 और L का मान दोस्तों हमारा कितना दे रखा 20। तो यहाँ रखेंगे L बराबर 20 प्लस n/2 दोस्तों हमारा कितना है, n/2 हमारा 30, n/2 बराबर 30। तो ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ 30। अब माइनस CF। अब यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ जो CF दे रखा है तो CF हमारा कितना है 5 + x, लेकिन ये दो पद में है, ये 5 और प्लस x। जब भी दो या दो से अधिक पद मिलते हैं और माइनस लगा होता है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 5 + x, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बटे में f का मान है दोस्तों कितना, f का मान है 20। तो यहाँ लिखेंगे 20 और गुणे में चला दोस्तों हमारा कितना 10। अब क्या करेंगे, ये 10 इकन्नम 10 और 10 दूना 20, इसको काट देंगे। यहाँ लिखते हैं 28.5 और ये प्लस इस तरफ आएगा, हो जाएगा माइनस का 20 और इस तरफ बचेगा दोस्तों 30 और ये माइनस से अंदर गुणा करा देंगे तो माइनस का 5 और माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस का x, बटे में हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना 2। 28 में 0.5 में से 20.5 घट जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 8.5 बराबर 30 में से 5 घट जाएगा तो ये बचाएगा दोस्तों 25 माइनस x बटे में 2। ये 2 भाग करा, इस तरफ गुणा कराएंगे तो 8.5 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 25 माइनस का x। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 के 0, 2 अट्ठे 16 और 1 17, एक अंक में 10 लगा देंगे बराबर 25 माइनस x। ये 25 इस तरफ प्लस इस तरफ x माइनस इस तरफ आ जाएगा, तो इसको हम x को इस तरफ ले आते हैं तो ये x बन जाएगा मेरा प्लस का 25 मेरा ऐसा ही रहेगा और ये 17 प्लस इस तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस। 25 में से 17 घट जाएगा दोस्तों, तो आपको पता आ जाएगा हमारा कितना 8। इसको जब हम घटाएंगे तो 25 में से 17 घटाएंगे, 25 में से 17 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। तो x का मान निकल कर आया दोस्तों, ये हो गया हमारा 8, हो गया समीकरण नंबर 2। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे, ये है मेरा समीकरण नंबर 1, x + y बराबर 15। यहाँ पे हम x का मान रखेंगे तो x बराबर है 8 + y बराबर है 15। तो y बराबर हो जाएगा 15 और ये प्लस इस तरफ आएगा, हो जाएगा माइनस। तो y का मान आ जाएगा दोस्तों 15 माइनस 8 बराबर हो जाएगा दोस्तों 7। अतः x का मान जो आया दोस्तों 8 और y का मान आया 7। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 8 और y बराबर 7। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर। आई होप कि वीडियो आप सभी लोग को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।